सब्सक्राइब करें शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल सैनी शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज उदयपुर वाटी परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमें संविधान में प्रस्तावना पढ़ रहे थे, तो पिछली क्लास में हमने प्रस्तावना के बेसिक परिचय को पढ़ लिया कि प्रस्तावना सबसे पहले इसका उल्लेख कहां पर किया गया था, संविधान सभा ने इसकी बैठक बुलाई तो इसके लिए कौन कौन से कार्य किए, हमने प्रस्तावना कहां से ली, इसकी भाषा कहां से ली, इसके न्यायिक शब्द कहां से लिए, इसमें स्वतंत्रता है वो कहां से ली, इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये शब्द कहां से लिए। ये सारे जितने भी प्रस्तावना के छोटे छोटे टॉपिक यानी पॉइंट बनते थे वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। ठीक है साथियों, अब हमें प्रस्तावना के दूसरे पार्ट में हमें प्रस्तावना, देखो पिछले वीडियो में हमने प्रस्तावना के बारे में प्रमुख व्यक्तियों के विचार भी पढ़े थे कि कौन सा व्यक्ति था जिसने प्रस्तावना को आत्मा कहा, किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। अब आज हमें कुछ व्यक्ति और हैं जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में कुछ विचार दिए थे, उन्होंने प्रस्तावना के बारे में कुछ क्या दिए थे, विचार दिए थे। तो देखो दोस्तों, एक व्यक्ति था सिब्बन लाल सक्सेना। यह सिब्बन लाल सक्सेना प्रस्तावना के बारे में अपना विचार व्यक्त करता है, अपना विचार देता है कि प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ो। यानी इस व्यक्ति ने क्या कहा कि प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द जोड़ा जाए। अब इस व्यक्ति ने यह बात तो कह दी कि महात्मा गांधी शब्द जोड़ा जाए। क्यों जोड़ा जाए? क्योंकि कहा जाता है कि गांधी जी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। परंतु एक दूसरा व्यक्ति था जेबी कृपलानी, वो जेबी कृपलानी था। यह जेबी कृपलानी इसका विरोध करता है, बोलता है कि प्रस्तावना में महात्मा गांधी शब्द नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बना कि प्रस्तावना में गांधी शब्द जोड़ने का विचार किसने दिया? सिब्बन लाल सक्सेना। जबकि इसका विरोध किसने किया? जेबी कृपलानी ने किया। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ब्रजेश्वर प्रसाद था। इस ब्रजेश्वर प्रसाद ने प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने की सिफारिश की थी। इस व्यक्ति ने प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने की सिफारिश की थी और महात्मा गांधी ने भी पंथ निरपेक्ष शब्द की बात कही थी। दो क्वेश्चन बन गए। तीसरा, एक व्यक्ति था एच.सी. कोमथ, यानी एच.सी. कोमथ नाम का व्यक्ति था। इसने कहा कि जो हमारी प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में सबसे पहले ईश्वर शब्द आना चाहिए। कहने का मतलब है वो कौन सा व्यक्ति है जिसने कहा कि प्रस्तावना से पहले ईश्वर शब्द आना चाहिए। यह अपना विचार किसने दिया था? एच.सी. कोमथ ने दिया था। जबकि एक रोहिणी चौधरी की बात करता हूं मैं, रोहिणी चौधरी ने प्रस्तावना में देवी शब्द जोड़ने की बात की। इसने कहा कि प्रस्तावना में देवी शब्द भी आना चाहिए। तो यह विचार किसने दिया था? रोहिणी चौधरी ने। जबकि एक हसरत मोहानी नाम का व्यक्ति था। हसरत मोहानी ने अपने शब्दों में अपना विचार दिया कि प्रस्तावना में एक तो समाजवाद और एक संघात्मक शब्द आना चाहिए। ये अपने अपने विचार इन व्यक्तियों ने दिए हैं। ठीक है साथियों, अब यहां तक तो चलो कोई बात नहीं कि इन व्यक्तियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए जो भी हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना को हम एक एक शब्द पढ़ेंगे। प्रस्तावना में कौन सा शब्द दे रखा है, उस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले साथियों देखो, जैसे मान लो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना को मैं दो वर्गों में, देखो इसको कैसे बांटेंगे कि प्रस्तावना में एक तो है स्रोत, एक तो प्रस्तावना के स्रोत की बात करता हूं मैं, और एक प्रस्तावना में मैं बात करता हूं आधार की बात करता हूं। तो यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रस्तावना में जो स्रोत है वो कितने स्रोत बताए गए हैं। तो प्रस्तावना में दो स्रोत बताए गए हैं। प्रस्तावना में कितने स्रोत बताए गए हैं? दो स्रोत बताए गए। एक स्रोत में बात करता हूं इसका विचार, एक तो मैं बात करता हूं साथियों विचार की बात करता हूं, और दूसरी बात करता हूं मैं भाषा की बात करता हूं। दूसरी बात किसकी करता हूं मैं? भाषा की। तो प्रस्तावना के जो दो स्रोत है उसमें विचार की बात आ जाए कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, तब आप करोगे संयुक्त राज्य अमेरिका करोगे। जबकि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई साथियों?
ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो दो क्वेश्चन क्या बने कि प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के दो स्रोत है, उसमें विचार व प्रस्तावना कहां से ली गई, अमेरिका से, जबकि इसकी भाषा कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, इसके बाद में प्रस्तावना का बेस बोले तो आधार, प्रस्तावना का आधार आपको क्या बताना है। तो आप सभी को मालूम है कि उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में जो पेश किया था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आधार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। इस उद्देश्य प्रस्तावना में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 बात कही थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव को तो इसका आधार कहा जाता है। स्रोत इसके कितने बताए गए हैं, 2 बताए गए हैं, किसके, प्रस्तावना की। इसके बाद अगली बात करते हैं, जो प्रस्तावना है, हमारी प्रस्तावना में जो पहला शब्द है हम भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में पहला शब्द क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, ये शब्द लिखा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, या हम भारत के लोग। तो साथियों यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना का जो पहला शब्द है हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है साथियों कि भारत की जो अंतिम शक्ति है, भारत में जो अंतिम शक्ति है वो किसमें निहित मानी गई है, यानी अंतिम शक्ति। तो अंतिम शक्ति जनता में है, यानी भारत की जो अंतिम शक्ति है वो वहां भारत के लोगों में बताई गई है या भारत की जनता में बताई गई है। एक बात ये, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो प्रस्तावना में क्या क्या शब्द देखो, एक तो क्या लिखा हुआ है, संप्रभु लिखा हुआ है, एक तो क्या लिखा हुआ है, संप्रभु, समाजवादी लिखा हुआ है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है लोकतांत्रिक लिखा हुआ है, और एक क्या लिखा हुआ है, गणराज्य। क्या लिखा हुआ साथियों, गणराज्य। यानी प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये बात लिखी हुई है। अब ये बात हमारी प्रस्तावना में लिखी है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि जो संप्रभु का अर्थ क्या होता है। इस प्रस्तावना में संप्रभु का अर्थ क्या होता है, स्वयं का प्रभु। संप्रभु का अर्थ क्या हुआ साथियों, स्वयं का प्रभु। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि भारत है, इस भारत है ये आंतरिक, यानी भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य दोनों फैसले स्वयं लेता है। इन फैसलों में किसी दूसरे देश की दखलंदाजी नहीं है। इसका अर्थ साफ साफ यह है कि भारत संप्रभु है, भारत अपने आंतरिक तथा बाहरी जितने भी फैसला वो स्वयं लेगा, उसमें किसी दूसरे देश की दखलंदाजी नहीं होगी। जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले हम संप्रभु नहीं थे, क्योंकि हमारे ऊपर किसका अधिकार था, ब्रिटेन का। उस समय हम संप्रभु नहीं थे, परंतु वर्तमान में हम क्या है, संप्रभु है। एक बात। दूसरी बात, अब दूसरा क्वेश्चन साथियों यहां से यह बनता है कि समाजवादी। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बना, समाजवादी से बना। अब समाजवादी से मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, समझना मेरी बात को। हम एक एक पढ़ते हैं। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ लिया संप्रभु, अब बात कर रहे हैं हम समाजवादी। अब इस समाजवादी का अर्थ पढ़ेंगे, समाजवादी वास्तव में क्या है, प्रस्तावना में कहां से लिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी। अब समाजवादी की छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि जो समाजवादी शब्द है यह रूस की प्रेरणा से लिया गया। कहां से, यानी रूस की प्रेरणा से लिया गया है। रूस की प्रेरणा से समाजवादी शब्द लिया गया है और इससे 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में संशोधन के तहत जोड़ा गया था। एक बात यह होती है। दूसरी बात, जो समाजवादी है इसमें कुछ व्यक्ति ने अपने अपने विचार दिए हैं, यानी किन किन शब्दों के कुछ व्यक्ति जनक हैं। तो समाजवादी में सबसे पहले देखो मैं बात करता हूं, एक तो उदारवाद की, एक तो आएगा उदारवाद। एक तो क्वेश्चन बन गया उदारवाद से, एक क्वेश्चन बन गया मार्क्सवाद, एक किससे बन गया,
मार्क्सवाद से बन गया, एक क्वेश्चन बन गया समाजवाद से, एक क्वेश्चन क्या बन गया समाजवाद से, और एक क्वेश्चन किससे बनता है साम्यवाद से बनता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथियों। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो उदारवाद का जनक जोहन लॉक, जोहन लोक नाम का व्यक्ति था। तो जॉन लोक था, इसे मैं लोक ऐसे भी बोल सकता हूं। तो जॉन लोक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। तथा मार्क्सवाद का जनक किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स नाम का व्यक्ति जर्मनी का था, इसे मार्क्सवाद का जन्मदाता व संस्थापक भी कहा जाता है। जबकि साम्यवाद का संस्थापक लेनिन को कहा जाता है साथियों। किसको कहा जाता है, लेनिन को कहा जाता है। जबकि साम्यवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है, माओ से चाउ या ताऊ जो भी नाम है, ये किसी इसका संस्थापक कौन है, ये व्यक्ति है। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा साथियों कि पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी किसकी प्रेरणा से लिया गया है, तो रूस बताना है आपको। दूसरी बात, इसे कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है। दूसरी बात है कि यहां से क्वेश्चन बनता है कि उदारवाद का संस्थापक कौन है, जॉन लोक है। मार्क्सवाद का संस्थापक कौन है, कार्ल मार्क्स है। समाजवाद का संस्थापक कौन है, लेनिन है। और साम्यवाद का संस्थापक कौन है, माओ से है। ये व्यक्ति इनके संस्थापक है। दूसरी बात, मैं कार्ल मार्क्स की एक छोटी सी बात बता दूं। इसी कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था जो वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इस व्यक्ति ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तो किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये तो साथियों हमने समाजवाद की बात की। अब ध्यान देना, मेरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने प्रस्तावना में समाजवादी अर्थव्यवस्था ली है। प्रस्तावना में तो हमने क्या ली, समाजवादी अर्थव्यवस्था ली। परंतु साथियों वर्तमान में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, वर्तमान में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी आपसे देखो, हमने प्रस्तावना में या संविधान में तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ली है, परंतु आज हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था ये भी है। ये शब्द भी आपको या ये बात भी आपको जानना अति आवश्यक है। एक बात तो यहां से होती है। अब हमने संप्रभु पढ़ लिया, हमने समाजवादी पढ़ ली। अब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की। प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ पंथ निरपेक्ष। अब ध्यान देना साथियों, पंथ निरपेक्ष शब्द है, यह प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से यह बनता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द नाम किसने दिया, तब आप करोगे महात्मा गांधी ने। तो गांधी जी ने यह पंथ निरपेक्ष शब्द नाम दिया था। एक बात यह बनती है। दूसरी बात, महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में कहा था कि व्यक्ति धर्म से अलग नहीं हो सकता। यानी व्यक्ति पंथ से तो अलग हो सकता है, परंतु व्यक्ति धर्म से अलग नहीं हो सकता। अब आप कहोगे कि यह ऐसी बात क्या आ गई, भाई आपने देखा कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष वास्तव में दोनों एक ही होती हैं। आप धर्म निरपेक्ष बोल दो या पंथ निरपेक्ष बोल दो, परंतु गांधी जी ने कहा कि व्यक्ति पंथ से अलग हो सकता है, धर्म से अलग नहीं हो सकता। उसकी व्याख्या मैं अभी करूंगा। अब दूसरी बात, पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये पंथ निरपेक्ष शब्द हमने कहां से लिए, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़े गए थे। अब देखना, पंथ निरपेक्ष की बात ऐसी है, एक तो होता है धर्म निरपेक्ष। इन दोनों के बारे में बता दूं मैं आपको। एक तो धर्म निरपेक्ष होता है और एक क्या होता है, पंथ निरपेक्ष होता है। वास्तव में दोनों एक ही है, परंतु इसके टुकड़े करना। धर्म निरपेक्ष जैसे धर्म है, यानी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही तो हुआ कि कोई भी व्यक्ति धर्म के अनुसार अपने जीवन को अपने जीवन जीता है, धर्म के अनुसार अपना जीवन जीता है। धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, पंथ निरपेक्ष एक ही बात है। अब देखो इसमें क्या हुआ कि पंथ का मतलब क्या हुआ कि इसमें भी दो टुकड़े कर दिए इसने। जैसे धर्म सभी का एक है, अब धर्म में
पंथ दो होते हैं, इसके टुकड़े इसने कर दिए कि धर्म में पंथ होते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म है, भाई वास्तव में धर्म कौन सा है? मुस्लिम धर्म। उस मुस्लिम धर्म में दो पंथ है, एक तो शिया है, सुन्नी है। जैसे मैं बौद्ध धर्म की बात करूं, धर्म है बौद्ध और उसके दो क्या हो गए? दो उसके पंथ हो गए, जैसे हीनयान महायान है। जैसे जैन धर्म है, वो धर्म एक है, उसके पंथ दो हो गए, जैसे श्वेतांबर है, दिगंबर है। इस प्रकार से धर्म के पंथ अलग होते हैं। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि व्यक्ति पंथ से अलग हो सकता है परंतु धर्म से अलग नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि भारतीय संविधान में या भारतीय प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है या धर्म निरपेक्ष का? तब आपको बताना है पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। दोनों बात एक ही है। अब दूसरी बात और समझना कि कुछ देश ऐसे हैं जो अपना शासन किस प्रकार से चलाते हैं। देखो, एक तो होता है जैसे मान लो कि नास्तिक, एक तो होता है नास्तिक देश, समझना, नास्तिक देश होता है। एक होता है धार्मिक देश, धार्मिक देश होता है, ठीक है। और एक होता है धर्म निरपेक्ष, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं? पंथ निरपेक्ष बोल सकता हूं। यानी विश्व में देश तीन प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं वो देश नास्तिक देश, धार्मिक देश, धर्मनिरपेक्ष देश। जैसे नास्तिक देश वो होते हैं, नास्तिक का मतलब क्या होता है कि वो देश है, वह देश जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। जिस देश में किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, उस देश में कोई भी धर्म को अधिकार नहीं है, तो वो देश क्या कहलाते हैं? नास्तिक देश कहलाते हैं। जैसे मैं यहां पर बड़ा उदाहरण दूंगा, एक तो चीन है और एक है उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया और चीन ऐसे देश हैं जिनमें किसी भी धर्म को अधिकार नहीं है, यानी उसमें धर्म को नहीं माना जाता है। तो वो क्या देश हो गए? नास्तिक देश हो गए। जैसे मैं बात करता हूं धार्मिक देश की, वो देश जिनका प्रशासनिक कार्य या जिनका एक धर्म विशेष होता है, जिस देश का एक धर्म विशेष होता है, उस देश को धार्मिक देश कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, यहां पर पाकिस्तान है, दूसरा एक देश है बांग्लादेश है, बांग्लादेश हो गया, एक जैसे नेपाल हो गया। तो बताओ, नेपाल का धार्मिक देश, नेपाल धार्मिक देश नहीं है क्या? क्योंकि इसका राष्ट्रीय धर्म क्या है? हिंदू धर्म है। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश है, ये धार्मिक देश है। क्यों? क्योंकि इनका राष्ट्रीय धर्म क्या माना जाता है? मुस्लिम माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष की। तो इसका अर्थ क्या होता है कि वो देश है जो सभी धर्मों को बराबर अधिकार देते हैं, वो देश है जो सभी धर्मों को समान मानते हैं, या उनके समाज, उनके जैसे मान लो उनके सरकारी कार्य होते हैं, उनमें किसी विशेष एक धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है, सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया जाता है। और उस देश की बात करते हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष है। जैसे भारत है, भारत भी क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। तो यह है साथियों पंथ निरपेक्ष की बात है जो हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। प्रस्तावना में साथियों और क्या लिखा हुआ है? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष है। और एक शब्द मैंने आपको क्या बताया था? लोकतांत्रिक बताया था, लोकतांत्रिक। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द भी लिखा हुआ ना, लोकतांत्रिक शब्द। अब मेरी बात को समझना कि लोकतांत्रिक यहां पर इसके हम टुकड़े करेंगे कि जनता का जो शासन होता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। सामान्य से परिभाषा यह है कि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक की परिभाषा क्या है कि जनता का जो शासन होता है, लोगों का जो शासन होता है, उसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। एक बात ही। दूसरी बात, आपने शायद एक जॉर्ज अब्राहम का नाम सुना आपने, जॉर्ज अब्राहम लिंकन। जॉर्ज अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र या प्रजातंत्र, एक ही बात है भाई, लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ही तो बात है, लोगों का शासन या प्रजा का शासन है। तो जॉर्ज अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र की एक बड़ी परिभाषा दी थी कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। यह परिभाषा किसने दी थी? जॉर्ज अब्राहम लिंकन ने दी थी। एक बात। दूसरी बात, अब दूसरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन बनता है कि जो विश्व है इसमें लोकतंत्र कितनी प्रकार का पाया जाता है? तो लोकतंत्र है
ये विश्व में कितनी प्रकार का पाया जाता है? 2 प्रकार का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि विश्व में लोकतंत्र कितनी प्रकार का पाया जाता है? 2 प्रकार का पाया जाता है। अब वो 2 प्रकार का लोकतंत्र कौन सा है? एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ आपका, और दूसरा कौन सा हुआ? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक कौन सा हुआ? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ। लोकतंत्र, तो विश्व में लोकतंत्र 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है कि जिस देश में जनता स्वयं कानून बनाती है, वह देश जिसमें जनता स्वयं कानून बनाती है वो देश क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कहलाएगा। यानी जनता किसी भी कानून में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका या निर्वाचन के आधार पर वो कानून बनाती स्वयं जनता, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे एक देश है स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड है, ये विश्व यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। वहां पर जो भी वहां पर कानून बनता है वो वहां की जनता निर्वाचन के आधार पर बनाती है। दूसरी बात, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? कि जनता अप्रत्यक्ष रूप से यानी जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाती है। जैसे मैं भारत की बात करूं कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। कैसे? कि हमने वोट दिया किसे? जैसे सांसद है, एमएलए, उनको हमने क्या दिया? वोट दिया। अब वो व्यक्ति वहां पर जाकर क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। तो कानून तो वास्तव में हमने बनाया, परंतु हमने कैसे बनाया? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे उदाहरण देना चाहूंगा, भारत है, अमेरिका है, ये किस में आते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहां पर पाया जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहां पर पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। जबकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहां पर पाया? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र विश्व में सबसे बड़ा कहां पर पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में। क्या 2 क्वेश्चन समझ में आए आपके? क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में पाया जाता है, विश्व में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहां पर पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। तो साथियों, हमने लोकतांत्रिक की बात कर ली है और हमने क्या पढ़ा प्रस्तावना में? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, और प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? गणराज्य शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गणराज्य शब्द लिखा हुआ है। क्या प्रस्तावना में गणराज्य शब्द नहीं लिखा हुआ है? अब देखो, गणराज्य का मतलब रिपब्लिक है। गणराज्य कहते किसे? गणराज्य का अर्थ क्या होना चाहिए? कि सीधी सीधी बात है, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? वो निर्वाचित होता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। वह देश क्या कहलाएगा? गणतंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गणतंत्र या गणराज्य कहलाएगा। अब आप बताओ कि जैसे मान लो कि मैं एक छोटी सी बात बताऊं, एक तो होता है गणतंत्र, गणतंत्र हो गया जो हम पढ़ रहे हैं, एक होता है राजतंत्र, राजतंत्र। तो गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? राजतंत्र होता है। इसका मतलब तो हमने क्या पढ़ा कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है वो गणतंत्र कहलाता है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत बनता है, वो क्या कहलाएगा? राजतंत्र कहलाएगा। जैसे भारत है, भारत गणतंत्र है क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, वो निर्वाचित होता है। जैसे मैं इसकी विलोम शब्द की बात करता हूं, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, इंग्लैंड या ब्रिटेन। तो ब्रिटेन है वो राजतंत्र है, गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पर जो राजकुमार या राजकुमारी है वो वंशानुगत बनती है। तो ये बात हमने किसकी की? ब्रिटेन की बात की। और ये हमने बात किसकी की? गणराज्य की। अब ये प्रस्तावना में जो शब्द दे रखे हैं उनकी बात हमने साथियों कर ली है आज की वीडियो में। दूसरी बात है कि जो हमारी प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान या हमारी प्रस्तावना है, उसमें कुछ विवाद भी दे रखे हैं। प्रस्तावना के विवादों की बात करते हैं। प्रस्तावना के हम किसकी बात करते हैं? विवाद की बात करते हैं। तो प्रस्तावना में जो विवाद भी तो है ना, प्रस्तावना में कौन कौन से विवाद हुए थे? तो सबसे पहले हम विवाद की बात करते हैं। एक विवाद हुआ था बेरुवारी संघ, यानी एक विवाद हुआ था बेरुवारी
संघ विवाद है। बेरुवारी संघ विवाद ये साथियों कब हुआ था? सन 1960 ईस्वी में हुआ था। बेरुवारी संघ विवाद है, ये कब हुआ था? सन 1960 ईस्वी में हुआ था। अब इस बात को समझना, ये बेरुवारी संघ विवाद है। ये बेरुवारी क्या है? आपको मालूम है कि 1960 ईस्वी में जो बांग्लादेश वर्तमान का ये पाकिस्तान में आता था, उस समय बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और पाकिस्तान है वर्तमान में इसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। तो पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था बेरुवारी, यानी पश्चिम बंगाल में का क्षेत्र था, वहां पर इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद था। अब वहां पर एक घटना हो जाती है। इस घटना में क्या कहा जाता है कि जब इसका विवाद चलता है तब जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का, यानी प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है? भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का क्या नहीं है? भाग नहीं है। या संविधान में जो प्रस्तावना वो संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इसमें क्या नहीं किया जा सकता? संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है मेरे हिसाब से कि वह कौन सा विवाद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो बेरुवारी संघ विवाद 1960 ईस्वी में एक विवाद साथियों यहां पर यह हुआ था। दूसरे विवाद की बात करते हैं। एक विवाद साथियों और भी हुआ था 1973 ईस्वी में। उस विवाद का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केरल। यह विवाद साथियों सन 1973 ईस्वी में हुआ था। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल जो विवाद है, यह विवाद सन 1973 ईस्वी में हुआ था। इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने, मेरी बात को समझना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ अपने पहले वाले निर्णय को समाप्त कर दिया। पहले वाले निर्णय को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और उसमें साफ साफ कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। यानी इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें संशोधन किया जा सकता है और यह संविधान यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब देखो, इसने साफ साफ कहा कि प्रस्तावना, पहले वाले निर्णय को इसने हटा दिया और इसने क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन कर सकते हैं, परंतु इसका जो मूलभूत ढांचा है उसको किसी भी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। यह बात हो गई। फिर इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था और उसमें आपको मालूम है 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द इसी संविधान संशोधन, इसी विवाद के बाद में जोड़े गए थे। ठीक है। दूसरी बात, अब 1-2 विवाद और भी हुआ था। एक विवाद हुआ था एसआर बॉम्बे विवाद। देखो साथियों, एसआर बॉम्बे विवाद हुआ था और यह विवाद हुआ था 1994 ईस्वी में। एसआर बॉम्बे विवाद सन 1994 ईस्वी में हुआ था और इस विवाद में साफ साफ कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? आधारभूत संरचना है। अब क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा विवाद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत संरचना है। एसआर बॉम्बे विवाद 1994 ईस्वी में हुआ था। और आपको मालूम है एक विवाद और भी हुआ था, LIC
भारत है, LIC भारतीय विवाद यानी यह विवाद हुआ था 1995 ईस्वी में, यानी LIC विवाद सन 1995 ईस्वी में हुआ था। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, आंतरिक हिस्सा है। साथियों क्या है, आंतरिक हिस्सा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा विवाद था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। LIC भारतीय विवाद है, 1995 में हुआ। और आधारभूत संरचना SR बॉम्बे कर्नाटक वाला विवाद है, इसमें कहा गया था प्रस्तावना को संविधान का भाग किसमें माना गया, केरल राज्य विवाद हुआ था, केशवानंद हुआ था ना। और भाग नहीं माना वो कौन सा विवाद था, बेरूबारी संघ विवाद था। तो साथियों आज जो हमारी प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना की सारी बात क्या हो जाती है, समाप्त होती है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अगला वीडियो होगा, उसमें साथियों हमें भारतीय संविधान की अनुसूचियों की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों।